पढ़ के देखो, होपफुली अब मैग्नेटिज्म के बारे में तुमको मोस्टली सारी चीज़ें पता ही हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, देखो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन, समझो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। सडनली, ये शायद सडनली 2 बार प्रिंट हो गया होगा। सडनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस is passed through it when it is found to jump to a height h. The amount of charge that passes through the conductor is. तो भाई ये रहा क्वेश्चन। तो चलो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहा है। तो भाई अच्छा, क्वेश्चन ने कहा है तुम्हारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, इसको तुमने एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया है। तो सपोज अगर ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसके लिए उन्होंने सिंबल क्या दिया हुआ है बी, इसमें तुमने परपेंडिकुलरली प्लेस किया है अपना एक कंडक्टर जिसका लेंथ तुमको दिया हुआ है कितना, एल। इतना क्वेश्चन ने कह दिया। आगे उसने क्या बोला, अच्छा अभी तुमने इस कंडक्टर को सिर्फ इसमें रखा है, इसमें कोई करंट पास होने की बात नहीं उसने बोली थी। फिर उसने बोला सडनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस पास थ्रू इट। अगर इससे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेंगे तो मतलब इससे कुछ करंट पास करेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि जब इससे कुछ अमाउंट ऑफ करंट पास किया गया तब हमने देखा क्या कि वो h हाइट तक जंप कर गया। तो तुम्हें ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उससे पास किया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन। अब ज़रा कुछ कैलकुलेट करके बताओ भाई तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब q के लिए एक्सप्रेशन हम पूछना चाहते हैं कि अगर q चार्ज पास करने पर ये h हाइट जंप कर गया, कितना डिस्टेंस मूव किया, h हाइट। तो जाहिर सी बात है कुछ फोर्स लगा होगा इस पर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला तुम जानते हो, F इक्वल्स टू आई इंटू बी इंटू एल। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर इस कंडक्टर में कुछ Q अमाउंट ऑफ चार्ज जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है ये पास हुआ होगा, तब इस कंडक्टर पे कुछ फोर्स लगा होगा F, जिसका वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे आई इंटू बी इंटू एल से। ठीक, अच्छा ये फोर्स लगने पे कितना डिस्टेंस मूव किया, h। जाहिर सी बात ये जो I है इसको तुम चाहो तो लिख सकते हो क्या, Q अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले को तुम Q के टर्म्स में तो चेंज कर ही सकते हो। तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला क्या आ गया, F इक्वल्स टू Q बाई टी बी इंटू एल। अब यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है, ये Q। तो Q आएगा क्या, F इंटू ये T इधर भेज देते हैं, F इंटू टी अपॉन बी इंटू एल। अब ये बताओ यहाँ पे फोर्स और टाइम क्या रखा जाए इनकी जगह पे। तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर दिया, तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए बताओ। एक बार क्वेश्चन पहले बता देते हैं। क्वेश्चन ने तुमसे ये बोला था कि तुमने एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड थी, ये रही बी, इसमें तुमने परपेंडिकुलरली एक वायर को रख दिया। परपेंडिकुलरली तुम चाहे वायर को ऐसे रख दो, चाहे तुम वायर को ऐसे रख दो, बस कंडीशन क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तुमने क्या रखा है, अपना वायर। अब इस वायर में तुमने क्या किया, अचानक से कुछ करंट पास किया तो ये वायर h हाइट तक ऊपर जंप कर गया क्योंकि इस पर फोर्स लगा। तुमसे पूछा कि अगर h हाइट तक ये वायर जंप कर गया q चार्ज पास होने पर तो वो कितना चार्ज पास हुआ होगा, वो तुमसे पूछा हुआ है। ये है क्वेश्चन। तो मैं अच्छा इसका आंसर बताता हूँ। आंसर इसका आना क्या चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए बी। अच्छा एक चीज़ मुझे कोई बताएगा, यहाँ पे तुम देख रहे हो m, ये m क्या रहा होगा, मतलब साथ में g भी देख रहे हो, h भी देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है वायर की बात हो रही होगी ना। मतलब तुम वायर के ही बारे में, अगर वायर जो तुमने रखा उसका टोटल मास m रहा होगा तो जाहिर सी बात है उस पर कितना, उसका टोटल वेट कितना होगा, mg। टोटल तुमने उसको कितनी हाइट पे मूव किया, h हाइट पे। अब कुछ दिमाग लगाओ, कोई तो बी आंसर लेके आओ। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन ने बोला था तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड थी जिसमें तुमने परपेंडिकुलरली एक वायर को प्लेस कर दिया था जिसकी लेंथ एल थी। उसके बाद इससे कुछ चार्ज पास हुआ तो ये h हाइट तक जंप कर गया। अच्छा जाहिर सी बात है पहले जब तुमने वायर रखा था वो रेस्ट पे था, उसके बाद अगर वो h हाइट तक चला गया तो उसकी कुछ वेलोसिटी आई होगी। ठीक, हमें क्या पता है, जो फोर्स का एक फॉर्मूला है वो होता है क्या, आई इंटू बी इंटू एल, वो फोर्स जो करंट की वजह से लगता है। और एक फोर्स का फॉर्मूला तुमने जो मोशन में पढ़ा है, जो चीज़ के मोशन के समय लगता है क्या, फोर्स इक्वल होता है किसके,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ऐसा कह लो। तो या अभी चलो डेल्टा साइन हटा देते हैं, तो ऐसा जितना भी बॉडी का मोमेंटम में चेंज आ गया है अपॉन जितने टाइम में आया है। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो मुझे क्या मिला, एफ इंटू डेल्टा टी किसके इक्वल है, एम इंटू वी के। वेलोसिटी मुझे पता तो है नहीं कितनी वेलोसिटी से वो ऊपर मूव किया था, लेकिन मुझे पता क्या है कि वो कितना डिस्टेंस मूव किया h, और उस समय उस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा था g का। तो अगर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh करके फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही थी, तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तुम्हें मिल जाएगा √2gh। तो तुमने वेलोसिटी यहाँ से निकाल लिया, इस वेलोसिटी को तुम चाहो तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, तुम्हें मिलेगा क्या, f इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू एम इंटू √2g और h। अच्छा, फोर्स की जगह वो फोर्स रख देते हैं जो लगा था एक्चुअल में वायर पे, वो क्या था, I इंटू बी एल। तो f की जगह मैंने रख दिया I b इंटू एल, साथ में डेल्टा टी किसके इक्वल होना चाहिए, m √2g और h के। अच्छा आप देखो, b और l को इधर भेज सकते हो। अगर करंट का फॉर्मूला उन्होंने कहीं यहाँ लिखा था ना, ये अगर I इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है तो I इंटू टी तुम्हें क्या मिलेगा, Q। तो I और डेल्टा टी को तुम लिख सकते हो क्या, Q, जितना चार्ज पास हुआ जितने टाइम में पास हुआ, और बी एल को नीचे भेज दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, m अपॉन √2gh अपॉन बी एल, जो कि कौन सा तुम्हारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया। फिर से एक बार देख लो क्या हुआ था। तो वायर पे जब कुछ चार्ज पास हुआ था तो वायर कुछ डिस्टेंस जंप कर गया। ध्यान रखना, मोशन कहीं पे लग रहा है तो मोशन लगाओगे, ये मत सोचना केवल मैग्नेटिज्म के फॉर्मूलेज ही यूज़ करने हैं, ठीक है। तो थोड़ा ज़रूरत पड़ने पर जितना तुम्हें नॉलेज है, जितनी तुम्हें चीज़ें पता है, उन सबको तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ क्या किया, जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हमें पता है, और जब फोर्स लगता है उससे मोशन के साथ जो रिलेशन होता है वो भी हमें पता है। दोनों को यूज़ करके हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट किया, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, तो दिमाग खोल करके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। चलो भाई, ये है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन पोजेसिंग इक्वल मोमेंटम होगा होपफुली, तो पोजेसिंग इक्वल मोमेंटम आर इंजेक्टेड टू अ रीजन एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अच्छा देखो, इस बात में तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास चार्ज हो, उसको राइट एंगल्स पे थ्रो करोगे या इंजेक्ट करोगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हो जाएगा। ये हम लोगों ने बात पहले से ही किया था। क्वेश्चन करने से पहले ज़रा मैं तुम लोग को कुछ मैथमेटिकल चीज़ें दिखा देता हूँ उस चीज़ से रिलेटेड। लास्ट वाले क्लास में जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया था क्या, कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तुम एक चार्ज को स्टेशनरी रखोगे तो उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड असर नहीं करेगी। अगर वो अलोंग द फील्ड लाइन मूव करेगा तब भी उस पर फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो अगर वो 90 डिग्री एंगल पे चलेगा तो हमेशा एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैप होगा, और इसके अलावा किसी भी दूसरे एंगल पे वो हेलिकल पाथ पे ट्रैप हो जाता था। ये तो तुमने पढ़ा था क्या, कि कैसा पाथ वो फॉलो करेगा। अब ज़रा उसका कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देख लो। सपोज किसी जगह पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी B, और मैं क्रॉस बना रहा हूँ, तो क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड्स। अच्छा ज़रा ये बताओ, क्या साइक्लोट्रॉन तुम लोग के सिलेबस से रिमूव था CBSE में? जितने भी लोग CBSE वाले हो, क्या साइक्लोट्रॉन तुम लोग के सिलेबस में था या रिमूव था? नहीं रिमूव नहीं, मतलब पढ़ चुके हो ना। ओके, IC वालों के लिए रिमूव था। चलो, तो इस सेशन में काफ़ी कुछ रिमूव था, तो भाई देख लो इसको। मे बी तुमने पढ़ा भी हो, मे बी ना भी पढ़ा हो। तो एक मैग्नेटिक फील्ड थी जिसका डायरेक्शन था इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, जो भी मैं जिस पे लिख रहा हूँ। एक चार्ज Q, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मूव करता हूँ एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था इनटू द बोर्ड, मैं इसको मूव कर रहा हूँ अपनी तरफ, तो राइट एंगल से मूव कर रहा हूँ। हमें पता है कि क्या होता है, तो ऐसे में ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हो जाता है। उसके पीछे की वजह भी तुम्हें पता है क्या? अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल यूज़ करो, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं, F इक्वल्स टू क्यू टाइम्स V क्रॉस B। ये फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हो।
तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा v क्रॉस b करके मिलता है, और v क्रॉस b करने के लिए करोगे क्या, राइट हैंड का थंब प्लेस किया वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जो कि ये था, पाम को प्लेस किया बोर्ड के प्लेन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, इसके बाद मेरे पाम पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो होगा ये नीचे की तरफ, तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो होगा किस तरफ, इधर। ये जो फोर्स F इस पे लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड होगा QVB। क्यों, क्योंकि V और B के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते थे QVB साइन थीटा, यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1। तो ये जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड किस फॉर्मूले से निकल सकता है, इस फॉर्मूले से। अब इतना हमने पता चल गया क्या, कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें एक चार्ज को तुमने v वेलोसिटी से राइट एंगल से मूव किया, तो उस पर एक फोर्स लगा F जिसका मैग्नीट्यूड था QVB, और जिसका डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के ही परपेंडिकुलर। ये फोर्स क्या करेगा, तो ये फोर्स काम करेगा, ये नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कोई मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्किंग फॉर्मूला बताएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है mv²/r। तो मतलब अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से, एक m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल पे अगर मूव करता है, तो तुमने ये पढ़ा हुआ है कि सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है। तो जो भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके लिए फॉर्मूला ये रहा। तो ये जो तुम्हारा फोर्स है F, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और एज अ रिजल्ट तुम्हारे पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैप कर लेता है। ठीक, अब मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस तुम्हें क्या देखने थे, वो ये कि जब वो किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हुआ है, तो अब इससे रिलेटेड 3 चीज़ें तुम्हें कैलकुलेट करनी है। वो 3 चीज़ें कैलकुलेट तुम्हें क्या क्या करनी है, ये फॉर्मूला याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स का, कहीं नोट भी कर लेना, mv²/r। पहला तुम्हें निकालना है क्या, रेडियस। अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हुआ है, तो तुम्हें उसका रेडियस निकालना आना चाहिए। दूसरा, अगर वो कंटिन्यूसली एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हो गया है, तो उसके रोटेशन, क्योंकि फोर्स तो बदल नहीं रहा, किसी भी समय पे वेलोसिटी, सोचो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, अब ये वेलोसिटी चाहे कभी भी हो जाए, लेकिन इसके तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा, ना फोर्स, ना चार्ज का मैग्नीट्यूड, ना वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है वो लगातार कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ टाइम पीरियड होगा जो कि तुम कैलकुलेट करोगे। और टाइम पीरियड से तो मतलब क्या होगा कि एक सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट करने में उसको टोटल कितना टाइम लगा, और अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो फिर जाहिर सी बात है उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करोगे ही करोगे। और फ्रीक्वेंसी तुम्हें क्या बताएगा कि एक सेकेंड में कितने टर्न्स वो कंप्लीट करता है। ठीक, तो एक एक करके इन तीनों की बात करते हैं भाई। तो ये वाले क्वेश्चन में जैसे बात कर रहे थे किसकी, रेडियस की, तो अब जैसे रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो चलो भाई एक एक करके फॉर्मूला निकाल लेते हैं। पहला, सपोज ये जिस सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हुआ, ये सर्कुलर पाथ था कितने का, r रेडियस का। हमको क्या पता है, हमको ये पता है जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, ये, और हमें पता है क्या कि जो चार्ज है वो r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो यही फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक, तो मुझे पता था कि जो F फोर्स लग रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और इसको r रेडियस के सर्कल पे घुमा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे जो QVB फोर्स है वो mv²/r यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और r यहाँ पे क्या है, वही रेडियस, m क्या है, तुम्हारे चार्ज पार्टिकल का मास, जितना इसका मास है। अच्छा, यहाँ से हम चाहें तो रेडियस निकालें, तो रेडियस को इधर भेज देते हैं, बाकी सब इधर भेजते हैं। तो r = mv²/QVB, v कैंसिल कर देते हैं, रेडियस के लिए तुम्हें फॉर्मूला क्या मिला, mv/QB। ये चीज़, ये पहला फॉर्मूला नोट कर लो, काम आएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा होगा तो ये होगा mv/QB। ठीक, अब बात कर लो रेडियस, तो मैं पता चल गया, रेडियस यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला क्या, r = mv/QB। अच्छा, अब निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो टाइम पीरियड याद करो, हमेशा क्या होता है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है।
अगर इसका एक्सेलरेशन होता है इसमें कुछ, या इसकी वेलोसिटी बढ़ कम ज़्यादा हो रही होती, तब तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करते। लगातार ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो सीधे डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो टाइम तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है वो, टोटल डिस्टेंस वो एक राउंड में अगर आर रेडियस पे घूम रहा है तो उसका सर्कमफ्रेंस पे डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है एक राउंड में 2 पाई आर। कितनी स्पीड से कर रहा है, तो v स्पीड से कर रहा है। तो फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तुम टाइम निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैल्यू प्लेस करते हैं, टाइम पीरियड आएगा जितना उसने डिस्टेंस लिया 2 पाई आर अपॉन जितनी उसकी स्पीड है v। अब रेडियस का फॉर्मूला तुम ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, तो r की जगह r की वैल्यू रख देते हैं। तो t इक्वल्स टू 2 पाई, r की जगह क्या रख दें, mv अपॉन qb, और नीचे क्या था v। वेलोसिटी कैंसिल, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई m अपॉन qb। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और इसी वजह से तुम साइक्लोट्रॉन बना पाते थे। क्यों, क्योंकि तुम ये देखो, एक चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है तो जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, उसके चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और पार्टिकल के मास पे। दो चीज़ें जिन पे नहीं डिपेंड करता वो कौन कौन है, एक r और एक v। मतलब एक चार्ज पार्टिकल कितनी तेजी से घूमेगा, मतलब कितनी तेजी से एक राउंड कंप्लीट करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में है, कितना चार्ज उस पर और उसका कितना मास है, कितने रेडियस पे वो घूम रहा है या कितनी वेलोसिटी से वो घूम रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए तुम क्या करते थे, एक बार ऑसिलेटर की टाइमिंग फिक्स करते थे साइक्लोट्रॉन में, और उसी टाइम पे बार बार, चाहे वो बड़े रेडियस पे घूम रहा होता चार्ज पार्टिकल चाहे छोटे पे, वो उतने ही टाइम में लौट करके डीज के बीच में आता था जितनी टाइमिंग तुमने सेट की थी। क्यों, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल तुम एक्सेलरेट कर रहे हो उस पर चार्ज कितना है q, उसका मास कितना है और उसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये सब तुम पहले से मेजर कर सकते हो। सब पहले से मेजर कर सकते हो, तुम टाइम पीरियड भी पहले से निकाल सकते हो और उसी टाइम पीरियड का तुम सेट कर सकते हो साइक्लोट्रॉन पे फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि QB अपॉन 2 पाई m। तो ये तीन फॉर्मूलेस कहीं नोट कर लो, एक रेडियस के लिए mv अपॉन QB, एक फ्रीक्वेंसी QB अपॉन 2 पाई m, और एक टाइम, सॉरी एक ये कहाँ गया, ये 2 पाई m अपॉन QB टाइम पीरियड के लिए। तो ये चीज़ समझ में आई सबको, रेडियस क्या होता है, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। टाइम पीरियड एक बार फिर से बता दो। टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोगों ने देखा क्या कि जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितनी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई r। कितनी स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से। तो हमने टाइम पीरियड निकाला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 2 पाई r अपॉन स्पीड कितनी v। जो रेडियस है उसका फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके थे, mv अपॉन QB। तो इस फॉर्मूले में मैंने 2 पाई तो अपनी जगह ही है, r की जगह mv अपॉन QB रख दिया, और जो नीचे v था वो ये रहा, v और v कैंसिल हो गए, जो बचा वो फॉर्मूला किसका मिल गया, टाइम पीरियड का। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg इतना होता है। ठीक, डेरिवेशन याद नहीं रखना है ना ना ना, लेकिन बस हाँ ये तुम्हें जब पता रहेगा ना कि तुम डेरिवेशन कहाँ से लाए, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें पता होती हैं कि कौन सी फोर्स किस चीज़ का काम करती है, क्वेश्चन समझने में तुमको आसानी रहती है। डेरिवेशन रटना नहीं, पर हाँ फॉर्मूलेज तुम्हें पता होने चाहिए ताकि तुम्हें पता हो कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड करती है किस पे नहीं, क्योंकि रिलेशन तुम्हें देखने पड़ेंगे क्वेश्चन के लिए। चलो अच्छा ठीक है, फॉर्मूले नोट कर लेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलो अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या आता है इसका आंसर तुम्हारे हिसाब से। तो ये था क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन possessing equal momentum, मोमेंटम का फॉर्मूला सबको याद ही होगा, mv, आर इंजेक्टेड टू अ रीजन एट राइट एंगल्स। तो उसी के लिए हम लोग बात किया था, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, उसने कहा था रेशियो ऑफ द जो रेडियस वो फॉलो करेंगे। तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से आंसर। क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन ने सिंपल बोला है क्या, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी सपोज ऐसी, इसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को, दोनों को राइट एंगल्स पे मैग्नेटिक फील्ड के
भेज दिया जिनका मोमेंटम इक्वल था, ठीक, भले इनके मास तो अलग अलग होते हैं, जाहिर सी बात इनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, लेकिन क्वेश्चन ने बोला क्या, इनके मोमेंटम बराबर है, ठीक, मोमेंटम बराबर मतलब दोनों का mv का वैल्यू बराबर है। अब जाहिर सी बात है ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हैं तो दोनों सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हो जाएंगे, दोनों के सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस होगा, एक कह दो r1, एक का कह दो r2, तो जिन सर्कुलर पाथ पे वो ट्रैप होंगे उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा ये उसने पूछा है। तो यशवर्धन के हिसाब से 1:2। अच्छा, और किसी के हिसाब से कुछ? वैसे इसका आंसर आएगा 1:1, किसी का आया 1:1 तो बताना। अमित मौर्य का आया, रोहन प्रसाद का आया, यशवर्धन तुम्हारा डी क्यों आया? देखो बाकियों का ए कैसे आ रहा है, मंथन का ए आया, बाकी लोग का आया ही नहीं। तो देखो भाई तुमने अभी पढ़ा ना, रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस पे, जिस रेडियस के बाद पे कोई ट्रैप होता है उसका फॉर्मूला होता है mv/qb। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं, r1, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे ट्रैप होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चलो ई लिख लो अगर चाहो तो ज़्यादा हो तो, इंटू जितनी मैग्नेटिक फील्ड है बी। प्रोटॉन का रेडियस कितना होगा, जो मास ऑफ प्रोटॉन है इंटू जो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन होगी अपॉन जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, और सॉरी प्रोटॉन होता है, और बी का वैल्यू। तुम्हें क्या करना था, दोनों का रेशियो निकालना था। जाहिर सी बात है ई बी और ई बी तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, तो R1 और R2 जो बचेगा ये तुम्हारे पास बचेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। और क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया है क्या, कि दोनों के मोमेंटम बराबर हैं। अगर तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो क्या मिलेगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन करोगे क्या मिलेगा, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। दोनों इक्वल हैं, कैंसिल आउट कर दो, रेशियो क्या आएगा 1:1। हाउ यूल बी एबल टू, तो इसमें था क्या, सोचो, तुम्हें खाली दो रेडियस पता थे, तुमने दो इक्वेशंस बनाए, बस सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का नहीं है बिल्कुल, ये क्वेश्चन 1 मिनट से कम में कर सकते हो। जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तुम क्वेश्चन पढ़ते ही समझ पाओगे वो क्या कह रहा है, क्योंकि देखो उसने पहले ही कहा था इक्वल मोमेंटम है, तुमने सीधे फॉर्मुलेस बनाए। अगर तुम उसने बोला था कि तुम्हें रेशियो चाहिए, तो भले तुम्हें नहीं पता था, तुमने रेशियो निकालना शुरू किया, रेशियो निकालते निकालते तुम यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे ना। उसके बाद अल्टीमेटली क्वेश्चन ने बोला क्या था, दोनों के मोमेंटम बराबर है, कैंसिल आउट हो गया। आर वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा, फॉर्मुलेज तो सारे याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, तो जित फॉर्मुलेज ही तुम्हारे लिए वेपन्स का काम करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ टूल्स चाहिए, तो वो टूल्स तुम्हारे लिए फॉर्मुलेज होंगे, बिना फॉर्मुलेज कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन से शायद समझ में आ गया होगा भाई सबको, आंसर आएगा 1:1। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ओफो ये क्या है, देखो करो भाई, एक्सिस। अब जैसे ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं याद होंगे, तो बिल्कुल बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूले याद हो जाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने बोला द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r is 1/64 of that at the center. The value of x is what? क्वेश्चन देखो भाई मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल छोटा लिखा हुआ है। देखो उसने बोला द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है, चलो एक सर्कुलर कॉइल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कुलर कॉइल की एक्सिस क्या होगी, ये उसका सेंटर। तो उसने बोला क्या, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं और इसकी डिस्टेंस कितनी बता देते हैं, डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस। कॉइल जो है वो r रेडियस की है, ठीक, इतना तो क्वेश्चन ने दिया हुआ था। अच्छा, और उसने इंफॉर्मेशन तुम्हें ये दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस x पे ऑन द एक्सिस, एक सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस r का है वो 1/64 है, 1/64 किसके, ऑफ दैट एट द सेंटर ऑफ द ऑफ दैट एट द सेंटर। अच्छा देखो, अगर इसमें कुछ करंट होगी, जाहिर सी बात है इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, ये सेंटर पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और एक्सिस पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तुमने दोनों के लिए फॉर्मुलेज पढ़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। तो यहाँ पे पहले फॉर्मुलेज लिख लेते हैं। तो क्या फॉर्मुलेज आए थे,
कोई मुझे बताएगा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला क्या था? कल मैंने मैग्नेटिज्म की एक शीट भेजी थी, अच्छा वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर की थी, ठीक है हाँ मैं इसकी भेज दूंगा। बताओ भाई, किसी को याद है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप का फॉर्मूला क्या था? दो दिन पहले हम लोगों ने नोट किए थे सारे एक जगह जब डिस्कस किए थे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, हाँ ठीक, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जिसमें r क्या था? रेडियस। अच्छा अब मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं जरा क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि अच्छा देखो ये जो सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, ये एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो 1/64 है, 1/64 टाइम्स किसके? जो जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है सेंटर पे, ठीक, ये क्वेश्चन ने बोला है। तो तुमसे पूछी गई है ये डिस्टेंस x की वैल्यू क्या होगी, तो ये है क्वेश्चन भाई, सॉल्व करो। दोनों फॉर्मुलेज भी मैंने सामने लिख दिए हैं, और तुम्हें करना कैसे चाहिए वो भी चलो बता देते हैं, इस बार सही डायरेक्शन में स्टार्टिंग सॉल्व करो। क्वेश्चन ने तुम्हें ये बताया क्या कि जो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है उस मैग्नेटिक फील्ड का 1/64 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनती है। तो यानी कि तुम दिमाग में इतना तो सोच सकते हो ना कि सपोज यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यहाँ पे बनती है बी डैश, तो क्वेश्चन ने तुम्हें बताया कि जो बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनती है यहाँ पे उसकी कितनी टाइम्स बनती है? यहाँ पे उसकी 64th टाइम्स बनती है, ठीक। तो यहाँ पे जो बी डैश का वैल्यू है वो बी डैश का वैल्यू कितना है? b/64, ठीक। तो भाई ये रिलेशन तुम्हें पता चल गया, तो एक काम करो, इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक रिलेशन निकाल लो फॉर्मूला यूज़ करके, फिर उसके एक्सिस पे भी, फिर इसमें दोनों की वैल्यूज़ प्लेस कर लो। चीज़ें कैंसिल आउट होने के बाद तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करो, देखो भाई किसी ना किसी का आएगा। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन से डरोगे तो नहीं कर पाओगे। इस बार तो पूरा बता दिया कैसे करना है। तो एक इक्वेशन बनानी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर के लिए, एक बनानी है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस के लिए, और फिर जो क्वेश्चन ने बोला है उस रिलेशन में रिलेट कर देना कि जो मैग्नेटिक फील्ड आया है यहाँ पे उसका y64 पार्ट बना है कहाँ पे? यहाँ पे। निकालो भाई, कोशिश करो भाई विद इन 30 सेकेंड्स तुम सॉल्व करके इसको बता पाओ, 30 to 40 सेकेंड्स में। अच्छा ये मेरे को इतना तो बता दो, क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया हो, क्वेश्चन ने बोला क्या है और दिया क्या है और निकालने को क्या बोला है? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको क्वेश्चन समझ में आया हो? मतलब जितनी प्रॉब्लम है वो खाली कैलकुलेशन और सॉल्व करने में। कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में आया हो तो बता दो अभी। तो आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा अगर मैं दो इक्वेशन भी बना के यहाँ पे लिख दूँ, तो अगर इस कॉइल का रेडियस उसने r बोला ही था, डिस्टेंस x उसने बोली थी, इसमें करंट अगर हम लोग I एज्यूम कर लें, तो सेंटर पे B मैग्नेटिक फील्ड जो बननी चाहिए वो कितनी बननी चाहिए? म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू आर, इक्वेशन 1। अगर इसकी एक्सिस पे कोई डिस्टेंस है x, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए? तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो B डैश आएगा कितना? म्यू नॉट, करंट उतनी I, रेडियस कितना है r, तो r² अपॉन 2 r² प्लस x² पावर 3/2। ये तो दो इक्वेशंस बनने चाहिए थे तुम्हारे। किसी का आ रहा है C। x क्या है इसमें? x सेंटर ऑफ द कॉइल से लेकर के एक्सिस के उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जिसकी तुम बात कर रहे हो। अमित का C आ रहा है, रुको अच्छा मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका क्या आएगा। तो अब हमको पता था क्या, क्वेश्चन ने हमको बताया कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है सेंटर पे, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है एक्सिस पे। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड जितना x का वैल्यू है, और तुम्हें पता है कि ये रिलेशन जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे बनी थी वो 1/64 है किसकी? जो कि सेंटर पे है। तो वैल्यूज रख लेते हैं भाई, b डैश की जगह ये रख लेते हैं,
तो म्यू नॉट जगह ज़्यादा लेते हैं, चलो तो बी डैश की जगह पहले मैं बी डैश की वैल्यू रख लेता हूँ। तो चलो यह लिखी हुई है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरा बी डैश हो गया, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, चलो लिख ही लेते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बी डैश किसके इक्वल होना चाहिए, जो बी का वैल्यू है इंटू 1/64, तो 1/64 इंटू जो बी का वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। भाई ये लेना है, इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालना है, म्यू नॉट आई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों 2 भी कैंसिल आउट कर ही सकते हो, ठीक। बचेगा क्या तुम्हारे पास इधर बचा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, किसके इक्वल बचा, 1/64 आर के। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 64r क्यूब, 64r इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा अब देखो क्या कर सकते हो भाई, क्यूब रूट कर सकते हो। यहाँ पे भाई देखो, अगर ये इक्वेशन तक पहुँच गए और इसके आगे नहीं सॉल्व कर पाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो इसके आगे तुम्हें करना क्या चाहिए था, अगर तुम में से कोई ऐसा है जो यहाँ तक तो पहुँच गया था लेकिन इसके आगे नहीं समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, तो देखो भाई तुम्हें आर का या एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तुम दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3 टोटल की, ठीक। जब तुम ऐसा करोगे इधर का पूरे का क्यूब रूट होगा, 64 का क्यूब रूट करोगे आएगा 4, आर क्यूब का क्यूब रूट करोगे आएगा ये, ठीक, 4r आ गया इक्वल्स टू, इधर देखते हैं, जब पावर की पावर, सपोज तुमने ये पावर्टी पढ़ी हुई है, ए की पावर एन की पावर एन, इस केस में पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3/2 और 1/3 को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या बचेगी 1/2, और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो यानी कि इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4r इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें निकालना था एक्स स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है जब तक ये स्क्वायर रूट है तब तक तो तुम एक्स की वैल्यू इंडिपेंडेंटली निकाल नहीं सकते, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इधर तुम्हें क्या मिल जाता है, 16r स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर को इधर लेके आओ, 16r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 15r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा, c। तो क्या ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया, तो सिर्फ इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, बाकी तुम्हें फिजिक्स में क्या पता होना चाहिए था, ये रिलेशन। इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करके तुम पहली 2 इक्वेशंस बनाओगे और उन दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट करोगे जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया है इसको यूज़ करके। तो ये क्वेश्चन होपफुली समझ में आया होगा, जिसको नोट करना है नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो थोड़ी तुम्हें थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी फिजिक्स में टाइम बढ़ाने के लिए, मतलब कि अगर तुम टाइम कम देना चाहते हो क्वेश्चन पे तो ज़रूरी है कि तुम क्वेश्चन पहली बार में ही थोड़ा ढंग से पढ़ो और सही चीज़ तक पहुँचो, मतलब सही मतलब निकालो क्वेश्चन का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि टिक एंड गो वाला है। देखो भाई क्या है, a uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region, ठीक है। if an electron is projected along the direction of the fields with a certain velocity then, हाँ भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम 10 सेकंड से ज़्यादा देते हो तो तुम फिर क्यों बाकी क्वेश्चन में देना। बताओ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, कोशिश करो सही आंसर ही दो। चार्ज पार्टिकल्स का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही तुम पढ़ चुके हो। क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। क्वेश्चन ने देखो इससे इतना बोला है क्या, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है
सपोज ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। फिर उसने बोला इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड्स, जो फील्ड्स के डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में तुमने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को कुछ वेलोसिटी v से तुमने इधर अलॉन्ग द फील्ड प्रोजेक्ट कर दिया विद अ सर्टेन वेलोसिटी, देन क्या होगा उसके साथ, ए बी सी या डी, बताओ भाई। तो अमित के हिसाब से बी होगा, इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। रोहन के हिसाब से बी होगा। अच्छा, और भाई कोई ऐसा जिसका बी के अलावा कुछ आ रहा हो, क्योंकि बी तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, बताओ भाई। सी, इट विल टर्न टुवर्ड्स राइट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा भी नहीं होगा। मे बी डी, मे डी होगा, लेकिन अगर वो पूछता आफ्टर सम टाइम या कुछ टाइम देता ऐसा तब। ए वही बचा, ऐसा क्यों? तो अच्छा देखो, तुम्हें पता है क्या, तुमने किसको प्रोजेक्ट किया? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई असर नहीं डालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस पर फोर्स लगाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो नेगेटिव चार्ज पे लगाती है ऑपोजिट टू द फील्ड। तो यानी कि ये चल रहा होगा इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस पर फोर्स लगाएगी इधर। तो धीरे धीरे एक लंबे टाइम तक क्या होगा, तो पहले ये इधर चलना शुरू करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक पॉइंट के बाद आकर के ये ज़ीरो होगी, और उसके बाद ये लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ठीक, तो इंस्टेंटली ऐसा नहीं होगा कि वो लेफ्ट की तरफ टर्न कर ले मोशन ऑफ डायरेक्शन से, नहीं। सबसे पहले क्या होगा, तो पहले जिस डायरेक्शन में तुमने प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि वो फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को तुम प्रोजेक्ट करते, प्रोटॉन की बात करता है यहाँ पे, तो उसके लिए ये ऑप्शन होता, क्योंकि प्रोटॉन पे जो फोर्स लगता है वो उसी डायरेक्शन में होता, तो जिस फोर्स से वो मूव कर रहा था उससे और ज़्यादा उस पर फोर्स लगता, तो वो और ज़्यादा मूव करता। तो ये समझ में आया क्यों इसका आंसर ये है? आगे बढ़ें। तो ध्यान रखना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं था, जो भी कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी। क्यों? अच्छा, ये तुम कैसे पहचानोगे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस पर, क्योंकि उसने बोला था सेम डायरेक्शन, और जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स लगता नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें तो दो ही ऑप्शन है, शायद दो कट गए होंगे। चलो देख लो क्वेश्चन क्या है। अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, देन, तो हमको तो इतना पता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हो जाता है। तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, क्या चीज़ चेंज होगी और क्या चीज़ फिक्स रहेगी? क्या कहते हो? ए और बी में करेक्ट आंसर तो है, बाकी जो होंगे ऑप्शंस वो गलत ही होंगे। ए, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम इज कांस्टेंट, क्या बात कर दी तुमने, एकदम गलत, दो ऑप्शन में भी गलत। बी, अरे भाई देखो तो, वो अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो भले उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी इज वेरिएबल। क्यों वेलोसिटी वेरिएबल है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है तो p इक्वल्स टू एम वी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम कांस्टेंट कैसे हो सकता है? ठीक, तो ध्यान रखना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो भले मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, लेकिन हर पॉइंट पे मोमेंटम का डायरेक्शन बदलेगा वेलोसिटी के साथ साथ, तो मोमेंटम किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है ना, तो एनर्जी नहीं चेंज होगी। ठीक, तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, ना मास चेंज हो रहा है, और हाफ एम वी स्क्वायर, हमें तो एनर्जी में मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ठीक, तो हाँ बिल्कुल, स्पीड सेम होगा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ठीक, वेयर इज सर्कुलर मेंशन? ये चीज़ सर्कुलर मेंशन यहाँ से हुआ क्योंकि उसने बोला था कि जो चार्ज पार्टिकल है
वो मूव कर रहा है कैसे? थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अभी हम लोगों ने बात किया था ना, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हो जाएगा। बात समझे? अगर वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हो जाएगा तो फिर वो एक सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। सर्कुलर मोशन फॉलो करते समय स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। अगर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तो मोमेंटम चेंजेस, लेकिन क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आया सबको? क्यों मोमेंटम चेंज होगा और क्यों काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? कोई डाउट इसमें किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, होपफुली आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं क्या है। ये क्या है? देखो भाई, two particles x and y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describe circular paths of radius r1 and r2 respectively. What will be the ratio of their masses? देखो भाई, तो फिर से कुछ सर्कुलर मोशन वाली बात हो रही है। दो पार्टिकल्स हैं x और y, इक्वल चार्ज है दोनों पे, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया है। दोनों को हम लोगों ने सेम पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया, मतलब दोनों चार्जेस के क्रॉस एक प्लेट लगाया, कि बिल्कुल k के फॉर्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर आता है, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी से तो हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता ना, तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो कांस्टेंट है। मोमेंटम क्योंकि वेक्टर है इस वजह से वो चेंज होगा। ठीक, हमें ध्यान रखना, एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं, इसलिए हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ओके, हाँ, तो इसमें बात कर रहे थे क्या? तो दो चार्जेस थे, दो पार्टिकल्स थे, अलग अलग पार्टिकल्स थे तो मास अलग अलग होंगे लेकिन उन पे चार्ज बराबर हैं। दोनों को तुमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया, दोनों एक रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं। एक का रेडियस r1, एक का रेडियस r2 रेस्पेक्टिवली। तो जो x वाला पार्टिकल है वो r1 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हो जाता है, और जो तुम्हारा y पार्टिकल है वो r2 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ट्रैप हो जाता है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मासेस? उनके मासेस का रेशियो निकालना है। चलो भाई करो, ट्राई करो। रेडियस की बात कर रहे हो और रेडियस का फॉर्मूला तुम्हें पता है mv/qb। तो तुम्हें क्या करना चाहिए इसमें? तो देखो, रेडियस का फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही, तो जाहिर सी बात है रेशियो निकालने से पहले तुम रेडियस के टर्म्स में ही रेशियो निकालोगे मास का, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मास और रेडियस आपस में कैसे रिलेटेड हैं। अब लेकिन काफ़ी कुछ तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें मास भी नहीं पता है और दोनों के मास अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है सेम पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, तो वेलोसिटी भी अलग अलग है। तो तुमको कुछ ऐसा करने की सोचनी चाहिए जिससे तुम इस रेडियस के फॉर्मूले को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेट कर पाओ। जब ऐसा होगा तब तुम्हें रिलेशन सामने दिखाई देगा। जो जो समझा मैंने क्या कहा वो ट्राई करो। मैंने बोला ये कि क्योंकि इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, एक तो चार्ज कॉमन है और दूसरी चीज़ कॉमन है कि दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया गया था। ना मास कॉमन है ना वेलोसिटी कॉमन है, तो एक ऐसा इसमें कुछ चेंजेस करो और कुछ ऐसा फॉर्मूला एक्सप्रेशन लेके आने की कोशिश करो जो कि रेडियस, मास और पोटेंशियल डिफरेंस को आपस में रिलेट करता हो। और वैसे ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। अगर तुम्हें एक रिलेशन पता है तो उस रिलेशन को तुम थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके और फर्दर रिलेशन निकाल पाओ। ये एबिलिटी फिजिक्स पढ़ते समय तुम में होनी चाहिए। जैसे क्या रिलेट करोगे, तो देखो ऐसे करो, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। अब ना मास मुझे पता है दोनों का, ना मुझे वेलोसिटी पता है, ठीक है, लेकिन मुझे मासेस का रेशियो निकालना है, चलो वो तो अननोन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेलोसिटी मुझे पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्या याद करो, mv क्या होता है? mv होता है मोमेंटम, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता था क्या? p = √2mk। ये शायद याद होगा तुम लोग को। और जब एक चार्ज को
किसी सपोज मैंने दो मेटालिक प्लेट्स रखे, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया कितना v, और एक चार्ज को रख दिया। तो जब मैं एक चार्ज q को v पोटेंशियल डिफरेंस में रखता हूँ तो जाहिर सी बात है उस पर फोर्स लगेगा और वो एक्सेलरेट होगा। तो जितना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जितना वर्क डन होता है, वो हम कैसे निकालते थे, W इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। ठीक, और वर्क डन किसके इक्वल होती है, एनर्जी के। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है जो हमेशा याद रखना, शायद पीछे क्वेश्चंस में भी कभी ना कभी यूज़ किया होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है किसके, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के। काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज़ तुम यूज़ कर सकते हो बिल्कुल, k इक्वल्स टू ई वी नॉट। ये तुमने उसमें काफ़ी यूज़ किया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। सब्स्टिट्यूट कर लो k की जगह, तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m, k की जगह e इंटू वी। ठीक, बल्कि e ना रख करके q लिख सकते हैं, चलो बेटर है, क्योंकि उसने बोला तो नहीं ना इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो क्यू वी अपॉन, या बस इतना। तब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आया, इसको तुम यूज़ कर सकते हो। करो भाई, अब तो शायद कर लोगे। तो इस p को mv की जगह चाहो तो रिप्लेस कर दो, तुम्हें अब रेडियस का एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिसमें आता होगा क्या, mv की जगह तुमने प्लेस कर दिया अंडर रूट 2m क्यू वी अपॉन नीचे क्या था, क्यू बी। अब भाई सोचो और करो। क्वेश्चन ने बोला था दोनों के चार्ज बराबर हैं, तो यानी कि रेडियस देखो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लोग दोनों को, अब देखो तुम्हें इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें सीधे पता चल जाता। अगर तुम इस रिलेशन तक पहुंच जाते सॉल्व करके तो तुम्हें आंसर सामने दिख जाता। जैसे इसका आंसर होगा क्या, ये। ठीक, कैसे पता चल गया, तो देखो जब मैंने रेडियस सबसे पहले तो वो कर दिखा देते हमने किया क्या था। तो हमें रेडियस का ये फॉर्मूला हमेशा से पता था मुझे, लेकिन यहाँ पे मास और वेलोसिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन था नहीं, तो मैंने क्या किया, स्विच किया। एम वी मोमेंटम के इक्वल होता है और मोमेंटम का रिलेशन मुझे काइनेटिक एनर्जी से पता था और काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल डिफरेंस से। सबको आपस में रिप्लेस करके मैं पहुँच गया इस रिलेशन तक। यहाँ पे आते ही मुझे दिखा क्या, रेडियस का ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसमें रेडियस डिपेंड कर रहा है इन सारी चीज़ों पे। अब इन सारी चीज़ों में v तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस था, क्वेश्चन ने बोला था। q दोनों पे सेम चार्ज है, क्वेश्चन ने बोला था। b सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी क्वेश्चन नहीं बोला था। 2 कांस्टेंट होता है, बचा क्या, ये। तो यहाँ से साफ साफ क्या तुम्हें ये नहीं दिखा कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट एम के। अगर रेडियस अंडर रूट एम के प्रोपोर्शन में है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करें कि आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम। यानी कि जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे। तो अगर एक का रेडियस है r1, एक का रेडियस है r2, तो मासेस का रेशियो क्या होगा, उनका स्क्वायर टाइम्स r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, यानी कि r1 बाय r2 का होल स्क्वायर। ये बताओ क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया हो तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, देख लो ध्यान से। तो इसमें कुछ खास कैलकुलेशन करनी नहीं थी, बस तुमने थोड़ा सा फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट किया, तुम्हें रिलेशन सामने दिख गया। लेकिन एक चीज़, ये चीज़ मैं यहाँ से नहीं कर सकता था कि r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। क्यों? ये उन केसेस में है जब तुम सेम पार्टिकल की बात कर रहे हो जिनके मासेस सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट हो या वेलोसिटी सेम है, समझ रहे हो। तो अगर उसने बोला, शॉर्ट में वो फिर से बता दें, देख लो भाई। क्वेश्चन ने बोला था क्या, 2 चार्ज पार्टिकल थे x और y जिन पे बराबर बराबर चार्ज था, मास अलग अलग था, मास सेम है ऐसा उसने बोला नहीं, हो सकता है सेम होते, हो सकता है ना भी। तो 2 पार्टिकल्स थे, बराबर चार्ज थे दोनों पे, दोनों को तुमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया। अगर हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया तो कितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला पता है। अच्छा, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए और सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगे, एक r1 रेडियस का, एक r2 रेडियस का। दोनों के मासेस का तुमसे पूछा गया रेशियो। तुम्हें पता था जिन सर्कुलर पाथ्स पे ये ट्रैप हुए हैं उन सर्कुलर पाथ को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mv अपॉन क्यू बी। तो तुमने सबसे पहले इन दोनों में जो चीज़ सिमिलर थी उन सारी कंडीशंस को यहाँ पे लेके आए। तो दोनों में चार्ज सिमिलर था और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया गया था।
तो मैंने इस फॉर्मूले को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेट किया, जो अभी तुमने देखा था कैसे P इक्वल्स टू रूट टू एम के होता है, K की वैल्यू तुम Q इंटू वी रख सकते हो। फिर जब तुम फाइनली रेडियस में सब्स्टिट्यूट करके देखते हो, तुम देखते हो कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं दोनों पार्टिकल्स के लिए, सिर्फ रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ मास पे। अगर स्क्वायर रूट ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है तो यानी कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर पे, उसमें से तुमने ये चूज़ किया। तो अगर तुम डायरेक्टली देख करके यहाँ से लिख देते R1/R2 तो ये तो सीधे गलत हो जाता। ऐसा तब होता जब दोनों के मासेस बराबर होते, चार्जेस भी बराबर होते, ठीक, तब हाँ हम मान लेते कि अगर दोनों के मास और चार्ज बराबर हैं तब दोनों की वेलोसिटी भी क्या हुई होगी, सेम, क्योंकि दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर रहे हो। उस केस में क्या होता, उनके रेडियस का या मास का रेशियो R1/R2 होता। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा था नहीं लेकिन सिंपल था। ये क्वेश्चन दिखने में बड़े टफ लग रहा हो लेकिन है बड़ा सिंपल सच में। इसको देख के बस मतलब घबराना नहीं, मतलब ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। क्वेश्चन है तुम्हें एक लूप दिया हुआ है वायर का, P Q फिर ये R S और P, ये पूरा वायर का एक हिस्सा है जिसमें उसने करंट का डायरेक्शन दिखाया है, यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ इस तरफ है, यहाँ इधर है और यहाँ इधर है। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन भी तुम्हें दिख रहा है कि इस तरीके से करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है। तो जो इनर रेडियस आउटर रेडियस दोनों तुम्हें दिए हुए है, उसने पूछा है क्या, दोनों में आई करंट वो दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, A B C या D। ध्यान रखना सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस वाले सर्कुलर वायर पीस और इस वाले सर्कुलर वायर पीस दोनों की वजह से बनेगी। कोई भी सर्कुलर लूप अगर पूरा होता है, एक सर्कुलर लूप कंप्लीट, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका फॉर्मूला तुमको पता है क्या, B इक्वल्स टू μ0I/2R। तो अगर एक सेमी सर्कल है वो अपने सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो जाहिर बात है इसकी आधी, तो इसका आधा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, μ0I/4R। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर पीस ऑफ वायर। यशवर्धन का बी, शायद बी। अच्छा, और बाकी लोग भाई, तो भाई ये चीज़ होपफुली समझ में आ गई जो अभी मैंने इधर बताया कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द लूप पे μ0I/2R होती थी, लेकिन वो पूरे कंप्लीट लूप की वजह से होती थी। अगर एक सेमी सर्कुलर आर्क की बात करोगे तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए उसकी आधी हो जाएगी, मतलब μ0I/4R। अमित मौर्य ए आया, यशवर्धन का बी आया, ओके। और किसी का कुछ आ रहा है, सक्षम का ए आया। अच्छा, ना आंसर ए है ना आंसर बी है, ना आंसर ए है ना आंसर बी है, दोनों ही नहीं है। और किसी का कुछ आंसर, अमित मौर्य का डी आया, हाँ डी आंसर होगा। अब कैसे, और किसी का कोई आया जिसका जेन्युइनली समझ में आ गया डी आंसर क्यों होगा। भाई देखो तुम्हें पता था क्या, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेमी सर्कुलर पीसेस हैं, दोनों ही सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों का रिजल्टेंट होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा अब देखो, जो ये वाला वायर है इसमें करंट इस तरफ है, रेडियस कितना है R1, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये μ0I/4R1। ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सेंटर पे, तो इसको B2 बोल देते हैं, ये बनाएगा μ0I/4R2। अच्छा ठीक है, अब लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनको ऐड करना है, लेकिन जाहिर सी बात ये वेक्टर क्वांटिटीज तो डायरेक्शन भी तो देखोगे। तो तुमने एक रूल पढ़ा था क्या, राइट हैंड थंब रूल। अगर ये वायर में करंट इस तरफ है, ऐसे करंट जा रही है ना, यहाँ पे इस तरफ है, तो अगर मैं थंब को इस डायरेक्शन में रखता हूँ, सेंटर पे मेरी फिंगर्स बाहर निकल के आएंगे, मतलब इस वाले सर्कुलर आर्क की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की तरफ। इस वाले आर्क में होगा करंट इस तरफ,
तो अगर मैं अब थंब को इस डायरेक्शन में रखूं, अब फिंगर्स को रोटेट करूं, तो सेंटर पे डायरेक्शन क्या आएगा, अंदर की तरफ। तो यानी कि जो ये वाला सर्कुलर आर्क है, ये सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो जस्ट ऑपोजिट होगी किसके, जो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा। तो क्योंकि दोनों पीसेस जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं उन दोनों में डायरेक्शन अलग अलग है मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पे तुम दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है, इस वजह से दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। अब क्योंकि ये छोटा है यानी कि पास डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये तुम्हारी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो की होगी सेंटर पे। समझ में आया ये? कोई डाउट इसमें तो बताओ भाई। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालते समय या टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते समय। यशवर्धन मतलब नो सा मतलब क्या डाउट नहीं है या फिर मतलब समझ में नहीं आया? हाँ ओके, ये क्वेश्चन में जब हम तुमको समझा देंगे कि एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं तब करना, क्योंकि देखो इस केस में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसने बोला क्या, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है सपोज ये, जिसका रेडियस है r, उसमें एक स्टेडी करंट कुछ फ्लो हो रहा है आई, और उसने बोला द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इस क्रॉस सेक्शन, मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मतलब चार्जेस यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं। उसने बोला रेशियो निकालो मैग्नेटिक फील्ड्स का, जो होगी एट डिस्टेंस r/2 और एट डिस्टेंस 2r। अच्छा, सेंटर से r/2r डिस्टेंस तो जाहिर सी बात है बाहर होगी, लेकिन जो r/2 डिस्टेंस होगी वो तो अंदर ही होगी। तो यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी तुम बात करोगे वो होगी आउटसाइड द वायर, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड द वायर। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, पहले एकदम। हाँ जी, इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में एक स्टूडेंट ने वोल्ट मीटर यूज़ किया ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 100 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। ये तो मुझे करंट का क्वेश्चन लग रहा है, इसमें मैग्नेटिज्म की ज़रूरत ही क्या है। फिर भी कोई नहीं, क्वेश्चन है, कर लो भाई, करंट पढ़ ही चुके हो, तो इसमें मैग्नेटिज्म का कोई खासा रोल तो है नहीं, करंट का ही क्वेश्चन है, कहीं से आ गया है। चलो भाई, तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ये 84 वोल्ट है सेल, बाकी नीचे 100 ओम और 200 ओम की दो रेजिस्टेंस है सीरीज में, दिख रहा होगा। एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है पैरेलल में 100 ओम के अक्रॉस। क्वेश्चन ने पूछा है, और इस वोल्ट मीटर की भी रेजिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 400 ओम। तो उसने पूछा है कि ये बताओ कितनी रीडिंग होगी वोल्ट मीटर के अक्रॉस यहाँ पे। और क्योंकि वोल्ट मीटर तुमने कनेक्ट किया है किसके अक्रॉस, वोल्ट मीटर तुमने किया है कनेक्ट 100 मीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका। पूछा उसने क्या है कि वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा। यशवर्धन के हिसाब से बी ओके। और किसी का, आज मेरे पास अभी आंसर शीट अवेलेबल है नहीं, लेकिन देखते हैं अभी सॉल्व करते हैं। 26, क्या और किसी का 26 आ रहा है? चलो भाई देखते हैं, तब तक बाकी लोग भी निकालते रहो। अच्छा, जाहिर सी बात है मुझे क्या निकालना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, और जाहिर सी बात है ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पहले तो अच्छा देखो, मुझे क्या क्या पता है, मुझे पूरे सेल में जो तुम्हारा टोटल वोल्टेज है वो पता है कितना, 84 वोल्ट। अगर मैं चाहूँ तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ टोटल, और अगर मैं पूरे टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, पूरा वोल्टेज है ही मेरे पास, तो मैं सर्किट में ट्रैवल होने वाली पूरी करंट निकाल लूँगा आई। अगर मुझे आई करंट पता चला तो मतलब यही आई करंट इन दोनों से और इससे ही पास होती है, तो मैं फिर सेपरेटली इनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालूंगा। देखते हैं कैसे। तो सर्किट में पूरा पोटेंशियल, चलो सर्किट में वोल्टेज था इतना, रेजिस्टेंस कितना है देखते हैं।
तो 100 ओम और 400 ओम ये दोनों पैरेलल में, 200 ओम इसके साथ सीरीज में, तो भाई इनको ऐड करते हैं पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/400 प्लस 1/100। अच्छा, इसको अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4/400। अब इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कितना आया 5/400, यानी कि 1/80। रिवर्स कर लें तो मतलब इन दोनों का नेट कितना आया 80, प्लस इसमें 200 जोड़ दो, टोटल कितना आ गया 280। तो ये तुम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है 9-10 में। तो तुम अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन वाले रूल्स लगा लेते तुमको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस भी मिल गया और पूरे सर्किट में टोटल जितना वोल्टेज मिल गया, तो तुम पूरे सर्किट में टोटल जितनी करंट फ्लो हो रही है निकाल सकते हो। तो ओम्स लॉ, आई इक्वल्स टू क्या होता है V/R। तो वोल्टेज कितना था 84, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 280। भाई इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा 84/280। तो अगर 84 को डिवाइड करूँ मैं 280 से तो मुझे मिलता है 0.3 एम्पियर। तो यानी इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है 0.3 एम्पियर। अब तुम्हें पता है क्या कि जो 0.3 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगी वो करंट इन दोनों से पूरी मिलकर के पास करेगी। अच्छा, इन दोनों के अक्रॉस, अच्छा जाहिर सी बात है इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो अब ठीक है, इन दोनों से कुल मिला के कितनी करंट पास हो रही है तुम्हें पता है 0.3 एम्पियर। इन दोनों का कुल मिला के रेजिस्टेंस कितना था, तो 100 और 1/400 को हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, कितना आया था 80। तो अगर हम सिर्फ इतने की बात करें जिसकी रीडिंग हमें मिलनी है, तो इतने हिस्से में टोटल करंट कितनी आनी है 0.3, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 80। हमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है I/R। कितनी करंट पास हो रही है 0.3, टोटल कितने रेजिस्टेंस से 80, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 24। तो आंसर आएगा ए 24 वोल्ट। बात समझे, किसको किसको समझ में आया। 30 आ रहा है, 30 तो कैसे आ जाएगा, 30 तो नहीं आएगा, ना ना ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने पे 30 आ रहा है 84/280, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, 0.3 आएगा, कैलकुलेशन चेक करो 0.3 आएगा। ठीक है, तो भाई ये था तुम्हारा क्वेश्चन। फिर से देख लो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने पूरे सर्किट में टोटल करंट निकाल ली, फिर जब मुझे टोटल करंट पता चल गई तो मैं चाहे इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता था, 200 के अक्रॉस भी बोलता तो निकाल सकते थे। करते क्या 200 इंटू जितनी करंट पास हो रही है 0.3 मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें मिल जाता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 200, यानी कि अगर यहाँ लगाए होते तो। लेकिन अगर वोल्ट मीटर यहाँ लगाया होता तो फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाते, तब कैलकुलेशन दूसरे तरीके से तुम करते। लेकिन तरीका ये है, आगे देखते हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया था। हाँ, तो ये आया वापस से क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का, और ये बढ़िया क्वेश्चन है शायद। देखो उसने बोला अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल having same kinetic energy are moving in circular trajectories in a constant magnetic field. If Rp, Rd and R alpha denote respectively the radii of the trajectories of these particles, then इनमें से कौन सी चीज़ उनके रेडियस के बारे में ट्रू है। तो ये 3 पार्टिकल्स की बात कर रहा है, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल। इस बार देखो क्वेश्चन ने फिर से कुछ वैसे ही क्वेश्चन जो ऐसा हमने पीछे किया था, जिसमें उसने बोला था सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लोगों ने उसको एक्सेलरेट किया है। उसमें तुमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था तो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में चेंज किया था। इस बार उसने बोला काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके आओ और फिर रिलेशन निकालो। एक प्रोटॉन वैसे तो चलो हाँ ट्राई कर लो। वैसे मुझे इतनी उम्मीद है कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत तो पता होगा, चार्ज वगैरह क्या होता है। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन मास और चार्ज, तो प्रोटॉन कैरी करता है 1 यूनिट मास और 1 यूनिट चार्ज। ठीक, जो तुम्हारा ड्यूट्रॉन है वो 2 यूनिट मास कैरी करता है और चार्ज 1 यूनिट। ठीक, यूनिट से हमारा मतलब वही बेसिक चार्ज है ई ई
और 1 से मतलब हमारा 1 AMU 2 AMU। और जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है उसका मास तो 4 यूनिट्स होता है यानी 4 AMU, और चार्ज उसका 2 यूनिट होता है। तो कुल मिला के अगर मास प्रोटॉन का m है तो इसका 2m और इसका 4m, इसका चार्ज अगर q है तो इसका चार्ज भी q है और इसका चार्ज है 2q। ये तो a, एक मिनट में चेक करता हूँ इसका आंसर अभी निकालना ही पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा। वैसे शायद तुम सही कह रहे हो, यही होना चाहिए। तो भाई देख लो मैंने क्या किया था, यहाँ तक तो होपफुली तुम लोग को मिला ही होगा। इसके बाद बस मैंने इनके वैल्यूज़ प्लेस कर लिए। प्रोटॉन की जगह उसका मास, चार्ज दोनों 1 1, 2 और 1 और 4 और 2। सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला क्या, प्रोटॉन की वैल्यू 1, अल्फा के लिए 1 और ड्यूट्रॉन के लिए √2। तो तुमने ऑप्शन क्या बताया, ये